हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी सेकंड ईयर के अंदर स्टैटिक्स बुक्स के अंदर मैंने आपको जो चैप्टर शुरू करवाया था सेंट्रल एक्सिस वाली जो चैप्टर था फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो अब उसके अंदर मैंने कुछ डेफिनेशन करवा दी थी और जो कंडीशंस थी, फॉर्मूलाज थे, सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशंस हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको वो सब नहीं आता है तो आप क्वेश्चन में नहीं जा पाओगे। रेंज की डेफिनेशन करवाई थी मैंने, पिच की डेफिनेशन एंड सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन लिखवाई थी। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं सब में सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन है वो यूज होने वाली है, ठीक है। तो अभी हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो सेंट्रल एक्सिस वाली इक्वेशन पे ही ले रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया। सबसे पहले हम इसकी सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम नंबर जो फर्स्ट दे रखी है वो देखिए क्या है। वो बोल रहा है समान बल निर्देशीय अक्षों, यानी बल क्या है, समान है। समान बल निर्देशीय अक्षों तथा सरल रेखा की इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस अल्फा अपॉन में l, y माइनस बीटा अपॉन में m और इक्वल में z माइनस गामा अपॉन में n। ये हमें इक्वेशन दे रखी है सरल रेखा की। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सरल रेखा की इक्वेशन है किस फॉर्म में दे रखी है। आपको ये सरल रेखा सरल रेखा के अंदर क्रिया रेखा की इक्वेशन दे रखी है और क्रिया रेखा की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको जस्ट बताऊंगी। तो बोल रहे हैं कि सरल रेखा के अनुदिश क्रियाशील है, के अनुदिश क्रियाशील है। निकाय के केंद्र अक्ष का समीकरण ज्ञात करना है और फाइंड क्या करना है, निकाय के केंद्र अक्ष का समीकरण यानी सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करनी है, का समीकरण ज्ञात करना है। और यहां पर एल क्या है, उसकी दिकोज्याएं हैं। दिकोज्याएं मतलब डीसीस, दिकोज्याएं है इसकी जो क्रिया रेखा की इक्वेशन हमें गिवन है सरल रेखा, तो उसकी दिकोज्याएं कितनी है, एल है अल्फा बीटा गामा। पॉइंट्स है जिन पॉइंट के ऊपर वो मतलब जिन बिंदुओं के सापेक्ष ये इक्वेशन है, तो वो बिंदु दे रखे हैं, नीचे उनकी होती है दिकोज्याएं। तो अब हमें सबसे पहले जाना है इसकी केंद्रीय अक्ष की समीकरण फाइंड करने। तो आपको ये पता होना चाहिए केंद्रीय अक्ष की समीकरण क्या होती है। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये क्वेश्चन के हिसाब से सब कुछ लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या नहीं। इसका सॉल्यूशन के अंदर देखो, सबसे पहले उसने कितने क्या बोला कि समान बल है वो निर्देशीय अक्षों, निर्देशीय अक्ष कितने हैं, 3 होते हैं क्योंकि हम फोर्सेस इन 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो 3 ही लेने पड़ेंगे, x y और z, 3 तो ये हो गए। और एक सरल रेखा के अनुदिश लग रहे हैं, मतलब कितने लग रहे हैं टोटल फोर्स, 4 फोर्स लग रहे हैं, समझे। उसने बोले कि समान बल है वो निर्देशीय अक्षों सरल रेखा के अनुदिश क्रियाशील है। तो 3 तो निर्देशीय अक्ष होगी और 1 होगी सरल रेखा, मतलब टोटल कितने फोर्स हैं, 4 फोर्स हैं। तो मैंने अब सारे बल समान है, तो मान लो P कोई बल है तो सब पे P ही लग रहा होगा। तो हम मान लेंगे, माना समान बल P निर्देशीय अक्षों कौन कौन से, OX, OY, OZ तथा सरल रेखा ये वाली, तथा सरल रेखा जो ये गिवन है के अनुदिश क्रियाशील है, मतलब सब पे समान बल P ही लग रहा है, ठीक है। ये हमने बल मान लिया। अब हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, जैसे हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो क्रिया रेखा की इक्वेशन की थी, ठीक है, वो तो एक सरल रेखा की इक्वेशन थी। हमें अल्फा बीटा गामा जो पॉइंट दे रखी तरह हमें दिकोज्याएं थी। इसी तरीके से हमें निर्देशीय अक्षों की भी क्रिया रेखा की समीकरण निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं पहला फर्स्ट कि OX के अनुदिश, ये सर हर एक क्वेश्चन में आपको काम करना है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर सरल रेखा में तो हमें पॉइंट दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा। अब इनके लिए हम पॉइंट क्या माने, ठीक है। और दिकोज्याएं तो फिक्स होती हैं, हम जानते हैं, ठीक है। दिकोज्याएं क्या होती है, फिक्स होती हैं कि ये हमारा जो अगर OX अक्ष है, ठीक है, ये OY अगर ये OZ है, तो इसके साथ इस OX के ऊपर जो होती है दिकोज्याएं वो क्या होती हैं, 1 0 0 होती हैं, फिक्स होती हैं। ये OY के ऊपर दिकोज्याएं क्या होती है, 0 1 0 होती हैं और OZ पे दिकोज्याएं क्या होती है, 0 0 1 होती हैं।
तो डीसीज तो फिक्स है, क्योंकि निर्देशीय अक्षों पर डीसीज फिक्स होती है, ये हम जानते हैं। बट पॉइंट क्या ले, तो वो पॉइंट हमें पता ही नहीं, जब तक गिवन नहीं है तब तक हम लिख नहीं सकते। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमें सीधा ऐसे लिख के दिया हो कि निर्देशीय अक्षों के पर लग रहा है, यानी निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष बल लग रहा है, ठीक है, तब अपने क्या ले लेंगे, जो निर्देशीय अक्षों के लिए हम अपने क्रिया रेखा की इक्वेशन निकालेंगे, तो हम बिंदु क्या लेंगे, मूल बिंदु मानेंगे। मतलब क्या मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे, 0,0,0 मानेंगे। थोड़ा ध्यान रखना कि जब अपने को बिंदु ठीक है गिवन है तीनों के लिए, तब तो अपने वही बिंदु लेंगे। अब अपने बिंदु को गिवन नहीं, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर यानी क्रिया रेखा की इक्वेशन के अंदर अल्फा बीटा गामा बिंदु गिवन थे। अब अगर नहीं है तो सीधा लिख रखा है कि निर्देशीय अक्षों के अनुदिश क्रियाशील है, तो हम बिंदु क्या लेंगे, मूल बिंदु मानेंगे। बस ये थोड़ा ध्यान रखना। जब लिख देंगे OX की अनुदिश मूल बिंदु 0,0,0 के सापेक्ष, मैं यहां से इसको हटा रही हूं, ठीक है, आपको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष जो डीसीज है वो मैंने बोला क्या होती है, फिक्स होती है। किसके लिए कर रहे हैं, OX के लिए कर रहे हैं, तो OX के लिए डीसीज क्या हो जाएंगी, 1,0,0, ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं इसके सेकंड पॉइंट। तो अब देखो मूल OX के अनुदिश मूल बिंदु के सापेक्ष डीसीज ये हो गई, तो इसकी क्रिया रेखा के समीकरण भी हम यहीं पे बना लेते हैं। सापेक्ष डीसी ये होगी, तो OX की अनुदिश क्रिया रेखा की समीकरण, क्रिया रेखा की समीकरण का फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले, फिर उसमें वैल्यू पुट कर दूंगी। क्रिया रेखा की समीकरण क्या होती है, इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन में दिकोज्या l, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन में दिकोज्या m, z माइनस z1 अपॉन में दिकोज्या n। ये अगर दिकोज्या गिवन हो तो ये क्रिया रेखा की इक्वेशन होती है, वरना x2 माइनस x1 होता नीचे, ठीक है। अब इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, x माइनस x1। एक चीज ध्यान रखना, मैं लिख देती हूँ कि ये वाले पॉइंट है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, और ये हमारे पास L1 है, ये M1 है और ये N1 है, ठीक है। इसको भी L1 M1 और N1 कर दो, ठीक है। तो x माइनस x1 कितना है हमारे पास, 0, तो 0, और L1 कितना है, 1, तो 1, ठीक है। y माइनस 0 अपॉन में 0, z माइनस 0 अपॉन में 0। इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, x अपॉन में 1, y अपॉन में 0, z अपॉन में 0। तो ये होगी OX के अनुदिश क्रिया रेखा की समीकरण। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं OY के अनुदिश। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, इसके लिए लिख देंगे OY के अनुदिश क्रिया रेखा की OY के अनुदिश, वो पॉइंट निकालना है ना सबसे पहले अपने को। OY के अनुदिश ये भी मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु 0,0,0 के सापेक्ष जो इसकी डीसीज है वो क्या होंगी, 0, 1 एंड 0 होंगी, ठीक है। तो डीसीज आ गई, तो इसकी क्रिया रेखा की समीकरण क्या आ जाएगी, क्रिया रेखा की समीकरण फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, x माइनस x1 करके, सॉरी x माइनस x1 था, इस बार क्या हो जाएगा x माइनस x2, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, पहले इन पॉइंट्स को मैं नाम दे दूँ, ये पॉइंट है x2, ये y2 और ये स्मॉल z2 लिखना है, एक सेकंड, वहां भी ऊपर स्मॉल z1 आएगा, इसको भी आप क्या कर लो, स्मॉल z1 कर लो, ठीक है, और ये भी स्मॉल z1 ही कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल z करो इसको, क्योंकि आगे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी वरना। ठीक है, तो ये हो गया x2 y2 z2, ये हो जाएगा n2, ये m2 और ये n2, ठीक है। तो अब देखिए क्रिया रेखा की समीकरण का फॉर्मूला x माइनस x2 अपॉन में l2
वाई माइनस y2 अपॉन में m2, z माइनस z2 अपॉन में n2। ठीक है, तो x2 कितना है 0 और l2 कितना है 0, y2 0 m2 1। ठीक है, z2 0 और n2 0। ठीक है, ये हो जाएगा x अपॉन में 0, y अपॉन में 1, z अपॉन में 0। ये होगी OX OY के अनुदिश क्रिया रेखा की समीकरण। अब चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट में। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट एक एक स्टेप आपको लिखना बहुत जरूरी है। फिर हमें किसके लिए करना है, OZ के अनुदिश फिर से मूल बिंदु 0,0,0 के सापेक्ष जो DCs हैं, आपको पता है OZ की अनुदिश कितनी होती है 0,0,1 होती है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो क्रिया रेखा की इक्वेशन है वो कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस x3 अपॉन में L3, y माइनस y3 अपॉन में M3, z माइनस z3 अपॉन में M3। इनको नाम दे दें हम पॉइंट्स को, ये है x3, ये y3, ये z3, ये L3 M3 N3। ठीक है, नाम दे दिया। अब देखो चौथा फोर्स जो हमारे पास था 4 नंबर, वो सरल रेखा के अनुदिश लग रहा था, तो यहाँ पे लिख देंगे सरल रेखा के अनुदिश बिंदु क्या थे, सरल रेखा के अनुदिश, वहां से जो रेखा हमें गिवन थी वहां से बिंदु निकाल लो, क्योंकि जो माइनस में पड़े होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स देखो क्या दे रखे हैं हमें क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट्स दे रखे हैं हमें अल्फा बीटा गामा और अपॉन में उसकी त्रिकोजयी होती है, त्रिकोजयी कितनी दे रखी है LMN, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर सरल रेखा के अनुदिश बिंदु क्या दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा के सापेक्ष त्रिकोजयी कितनी दे रखी है, DCs दे रखी है L, M और N दे रखी है। ठीक है, इसके लिए क्रिया रेखा की इक्वेशन जो गिवन थे वो लिखना चाहो लिख लो, वरना कोई जरूरत नहीं है, लिख ही देती हूँ। चलो मैं इक्वेशन दे रखी है मैक्स माइनस अल्फा अपॉन में L, y माइनस बीटा अपॉन में N और z माइनस गामा अपॉन में N। ये देखो सबकी क्रिया रेखा की इक्वेशंस निकल चुकी हैं। एक चीज इनको और नाम दे दो, ये हो जाएगा हमारे पास x4 y4 z4, ये हो जाएगा L4 M4 N4। ठीक है, तो सारे के सारे मान निकल चुके हैं, ये हमारा काम खत्म है क्रिया रेखा के समीकरण तक का। अब देखो हमें क्या चाहिए, फाइंड क्या करना है, उसने बोला फाइंड कीजिए सेंट्रल अक्ष की इक्वेशंस ज्ञात करनी है हमें, तो यहाँ पे लिख देंगे तो केंद्रीय अक्ष की समीकरण। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं केंद्रीय अक्ष की समीकरण, उसकी समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है आपको एज इट इज याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला होता है इसका कैपिटल L माइनस स्मॉल y कैपिटल Z प्लस स्मॉल z कैपिटल Y अपॉन में कैपिटल X। ठीक है, इक्वल कितना चलता है कैपिटल M माइनस स्मॉल z कैपिटल X प्लस स्मॉल x कैपिटल Z अपॉन में कैपिटल Y। ठीक है, बराबर में कैपिटल N माइनस स्मॉल x कैपिटल Y प्लस स्मॉल y कैपिटल X अपॉन में Z। ठीक है, अब मैंने केंद्रीय अक्ष की इक्वेशन के बराबर में हमें पिच भी लिखवाई थी, वो पिच कब लिखनी है क्वेश्चन के अंदर, जब अपने को पिच फाइंड करने को बोली है क्वेश्चन में, बट हमें तो बोली नहीं, हमें सेंट्रल अक्ष की इक्वेशन ही याद करनी है, तो सिर्फ यहाँ तक की फॉर्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें जो जो चाहिए वो हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो इसमें स्मॉल x y z की जगह पर स्मॉल x y z ही रखा जाता है, हमें चाहिए कैपिटल L M N, हमें चाहिए कैपिटल x y z। तो सबसे पहले हम कैपिटल x y, अब देखो कैपिटल x y z क्या होते हैं, मैंने उस दिन बताए थे, x y z जो होते हैं वो निर्देशीय अक्षों के अनुदिश वियोजित घटकों के भाग होते हैं। ठीक है, और L M N क्या होती है, बल्ला घूर्णन होते हैं। ठीक है, अक्षों के सापेक्ष।
सबसे पहले हम कैपिटल एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं। तो नंबर 1, ओ एक्स के अनुदिश वियोजित घटक होते हैं ना ये, तो ओ एक्स के अनुदिश बल, ठीक है। सबसे पहले हमें ओ एक्स के अनुदिश बल निकालना है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं ओ एक्स के अनुदिश वियोजित घटकों का योग भी लिख सकते हैं, और वियोजित घटकों का योग क्या होता है, कैपिटल एक्स होता है, ठीक है। अब जितने बल हैं उतने ही वियोजित घटक होते हैं, तो कितने बल हैं, 4 दे रखे हैं, तो 4 बल है, उसके घटक भी क्या होंगे, 4, x1 + x2 + x3 + x4 होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैपिटल एक्स और वियोजित घटकों का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा बल गुना उसके अनुदिश, उस अक्ष के अनुदिश उसकी दिक्कोज्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैपिटल एक्स के लिए बल तो सेम ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे P, ठीक है। कैपिटल x1 के लिए दिक्कोज्या क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी, तो अब लिख देंगे P L1, ठीक है। और x अक्ष के अनुदिश L1 L2 L3 L4 ही लेके चलनी है आपको, तो इसके लिए हो जाएगी P L2, इसके लिए P L3, ये P L4। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं L1 L2 L3 एंड L4 की, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो L1 की देखो वैल्यू क्या है, ऊपर वैल्यू कहाँ से देखनी है, मैंने तभी तो ये लिखा था, साथ साथ में लिखती गई थी, ये मैंने साथ साथ में क्यों लिखा है ताकि आपको नीचे कहाँ आ जाए। अब L1 L2 L3 L4 की वैल्यू देखते जाओ क्या है, L1 की थी 1, L2 की 0 0 और L, तो 1 0 0 और L, इसकी 1, इसकी 0, इसकी भी 0 और इसकी L। अब इन दोनों में से देखो P कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 + L, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल X की वैल्यू P 1 + L आ गई, ये होगी कैपिटल X की वैल्यू आपकी, ठीक है। अब हमें चाहिए कैपिटल Y, तो यहाँ पे लिख देंगे हम OY के अनुदिश, OY के अनुदिश बल, OY के अनुदिश बल, तो कैपिटल Y = कैपिटल 4 बल है, फिर से तो वियोजित घटक भी 4 होंगे, + y3 + y4, ठीक है। बल सेम है, फिर से अब इसके लिए जो देखो क्या हो जाएगी, m1 m2 m3 एंड m4, तो m1 m2 m3 m4, ठीक है, ये हो गई। अब देखो वहां ऊपर देखना m1 m2 m3 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ठीक है, तो वो होगी शायद 0 1 0 और m, तो 0 1 0 और m होगी, ठीक है। तो यहाँ से देख लो ये 0 इन दोनों में से P कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 1 + m, तो ये आपके पास आ गई कैपिटल Y की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या कर देनी है, OZ के अनुदिश बल निकालना है, ठीक है, OZ के अनुदिश बल निकालना है। तो OZ के अनुदिश बल निकालने के लिए कैपिटल Z बराबर कैपिटल Z1 + Z2 + Z3 + Z4, ठीक है। तो इसके लिए आई थिंक हो जाएगा 0 0 1 और n, तो वैसे लिख दूं इसको मैं n1 n2 n3 और n4, तो इसके लिए वैल्यू देख लेना ऊपर आप, मैंने सब लिखी हुई है, ठीक है। तो 0 0 1 एंड n हो जाएगी, फिर से P कॉमन ले लूंगी इन दोनों में से, तो क्या बचेगा 1 + n बचेगा, तो ये वैल्यू किसकी है, कैपिटल Z की, कैपिटल X Y Z की वैल्यू तो आ चुकी है। अब हमें क्या निकालनी है, LMN, और LMN क्या होते हैं, बल आघूर्ण होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बल युग्म के लिए, अब क्या कर देंगे, बल युग्म के लिए निकालेंगे, तो बल युग्म के लिए जब निकालेंगे तो नंबर 1 निकलेगा हमारा कैपिटल L, ठीक है। कैपिटल L की का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, फॉर्मूला होता है इसका स्मॉल y1 कैपिटल Z1 माइनस स्मॉल z1 कैपिटल y1, ठीक है। प्लस में मैंने बोला जितने फोर्स हैं उतनी बार इसको लिखना पड़ता है, तो ये 4 बार लिखा जाएगा क्योंकि 4 फोर्स हैं, तो मैं लिख रही हूँ ये लिख दिया। अब सारी की सारी वैल्यूज में पुट कर दो।
अब y1 z1 ये सारे की सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 आपके पास 0 0 0 थे। स्मॉल y1 x1 y2 इन सब की बात कर रही हूँ मैं। ये देखिए x3 यानी x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 ये सारे 0 ही थे, 0 0 0 0 0 0। सिर्फ x4 y4 z4 अल्फा बीटा गामा थे और lmn वो थी, ठीक है। तो अभी इसमें lmn से कोई मतलब नहीं है, एक बार तो हमें सिर्फ इन्हीं से मतलब है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसमें से देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, स्मॉल y1 आपका 0 है तो ये पूरा पोर्शन ही 0 हो जाएगा, माइनस स्मॉल z1 भी 0 तो ये भी पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, स्मॉल y2 0 तो ये भी 0, स्मॉल z2 0 तो ये भी 0, स्मॉल y3 0 तो ये भी 0, स्मॉल z3 0 तो ये भी 0। बात आएगी स्मॉल y4 की। स्मॉल y4 आपका कितना है, बीटा है, डॉट कैपिटल Z4, कैपिटल Z4 इस ZY लाइन में देखो, कैपिटल Z4 की वैल्यू कितनी है P डॉट N, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगी PN माइनस स्मॉल Z4 की वैल्यू क्या थी आपके पास, स्मॉल Z4 की वैल्यू थी आपके पास गामा, और कैपिटल Y4 देखो, कैपिटल Y4 की वैल्यू क्या थी, वो निकलेगी YY लाइन में से, तो कैपिटल Y4 की वैल्यू कितनी है P डॉट M, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे P डॉट M, ठीक है। अभी इधर वाला पोर्शन तो 0 हो गया सारा, सिर्फ L की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें से दोनों में से P कॉमन ले लूं, P कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा बीटा N माइनस गामा N, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास L की। अब इसी तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है M की, तो M का फॉर्मूला क्या होता है, M का फॉर्मूला होता है स्मॉल z1 कैपिटल x1 माइनस स्मॉल x1 कैपिटल z1, 4 4 से तो इसको 4 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने इसको 4 बार। अब वैल्यू पुट करो, ऑब्वियस सी बात है स्मॉल z1 की वैल्यू मैंने ऊपर 0 लिखी थी, तो ये 0 ये भी 0, ये 0 ये भी 0, ये 0 ये भी 0, ठीक है। अब स्मॉल z4 की वैल्यू देखो कितनी थी, गामा थी, गामा डॉट कैपिटल x4 के लिए चले जाओ x अक्ष में, यहाँ पे x4 की वैल्यू कितनी थी P डॉट L थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे P डॉट L, तो ये आ जाएगा PL माइनस स्मॉल x4 की वैल्यू देखो कितनी थी अल्फा, ठीक है। और कैपिटल Z4 की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, वो थी PL, ठीक है। कैपिटल Z4 वो ZY लाइन में PL। तो अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से P कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा गामा L माइनस अल्फा L, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई N की। इसी तरीके से हमें वैल्यू निकालनी है N की, ठीक है। तो कैपिटल N का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल N का फॉर्मूला होता है स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1, ठीक है। इसी तरीके से इसको 4 बार लिख दो, ठीक है। ये मैंने रख दिया इसका मान, स्मॉल x1 अगेन 0, ये भी 0 0 माइनस 0, ये 0 वो भी 0। बात आती है स्मॉल x4 की, स्मॉल x4 की वैल्यू कितनी थी अल्फा, कैपिटल y4 की वैल्यू देखो कितनी थी, कैपिटल y4 की वैल्यू थी pm माइनस स्मॉल y4 की वैल्यू कितनी थी बीटा, ठीक है। और कैपिटल x4 की वैल्यू कितनी थी PL थी, तो यहाँ पे लिख देंगे PL, ठीक है। ऊपर मैंने सारी वैल्यूज लिखी हुई है, वहां से क्लियर करना आप। तो दोनों में से P कॉमन ले लूंगी मैं, तो P कॉमन ले लूंगी तो बचेगा मुझे मेरे पास अल्फा m स्मॉल है, ये अल्फा m माइनस बीटा l, ये बचेगा। ये वैल्यू आपके पास आ गई कैपिटल L की। अब देखो हमारे पास कैपिटल L M N भी आ चुके हैं, कैपिटल X Y Z भी आ चुके हैं। अब चले जाते हैं इसकी क्रिया रेखा की इक्वेशन के अंदर मान रखने के लिए।
हमें सारे के सारी वैल्यूज हम पुट कर देनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 देखो स्टार्ट के अंदर मैंने फॉर्मूला लिखा था क्रिया रेखा की समीकरण वाला, उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब मैं दोबारा उस समीकरण को रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन है हमारी कैपिटल एल माइनस स्मॉल वाई कैपिटल जेड प्लस स्मॉल जेड कैपिटल वाई अपॉन में कैपिटल एक्स, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ वाई इक्वेशन ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और बाकी मैंने ऊपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के रखी हुई है। स्मॉल जेड कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एक्स कैपिटल जेड, ठीक है, और अपॉन में कैपिटल वाई, ठीक है। इक्वल के अंदर एन माइनस स्मॉल एक्स कैपिटल वाई प्लस कैपिटल एक्स स्मॉल वाई अपॉन में कैपिटल जेड। ये अब देखो कैपिटल एल की वैल्यू कितनी निकाली है हमने यहाँ से। कैपिटल एल की वैल्यू देखो कितनी निकली हुई है, ये निकली हुई है पी बीटा एन माइनस गामा एन, पी बीटा एन माइनस गामा एन, ठीक है, ये वैल्यू निकली हुई है। और माइनस में क्या है, माइनस में स्मॉल वाई, तो मैंने बोला स्मॉल वाई की जगह पर स्मॉल वाई रहना है, ठीक है, स्मॉल वाई, और ये कैपिटल जेड है, ठीक है। अब कैपिटल जेड की वैल्यू देखो कहाँ है, कैपिटल जेड हमारे पास निकलेगा जो ऊपर मैंने निकाल के रखा हुआ था, ये रहा P1 प्लस एन, ठीक है। तो P1 प्लस एन। अब आपने ये क्वेश्चन साथ साथ नोट करते रहना ताकि आपको पता चल जाए कि मैं वैल्यू कहाँ से रखनी हूँ, क्योंकि मेरे को बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है इससे, ठीक है। तो आप नोट करना साथ साथ क्लियर हो जाएगा आपको। तो y कैपिटल जेड की वैल्यू कितनी थी, P1 प्लस एन प्लस स्मॉल जेड की जगह पर कुछ नहीं कैपिटल वाई की वैल्यू आप देखो ऊपर मैंने निकाल के रखी हुई है, ठीक है। कैपिटल वाई की वैल्यू है P1 प्लस एम निकाल के रखी हुई है अपॉन में कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू भी मैंने ऊपर निकाल के रखी हुई है, वो वैल्यू देख लो आप, वो कितनी है P1 प्लस एल, ठीक है, P1 प्लस एल निकाल के रखी हुई है। तो ये रख दी इक्वल के अंदर, ठीक है। इसी के इक्वल के अंदर हमें क्या करना है, इसमें मान रखना है कैपिटल एम का मान देख लो ऊपर मैंने क्या निकाल के रखा हुआ, वो देखना आप, अगर साथ साथ नोट कर रहे हो तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। कैपिटल एम की वैल्यू निकली पी गामा एल माइनस अल्फा एम, पी गामा एल माइनस अल्फा एम निकाल के रखी हुई है मैंने, ऊपर देख लेना। स्मॉल जेड की जगह पर आपको स्मॉल जेड ही रखना है, कैपिटल एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स की जगह पर आएगा P1 प्लस एल, ठीक है, प्लस स्मॉल एक्स की जगह पर स्मॉल एक्स ही आएगा, कैपिटल जेड की जगह पर आएगा P1 प्लस एल, तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा P1 प्लस एन, ठीक है, ये लिख दी मैंने। और अपॉन में कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई की वैल्यू है P1 प्लस एम, ठीक है। फिर इक्वल के अंदर कैपिटल एन की वैल्यू आप देखो मैंने ऊपर निकाली हुई है, कैपिटल एन की वैल्यू है P अल्फा एन माइनस बीटा एल, ठीक है, माइनस बीटा एल ये निकाली हुई है। फिर माइनस स्मॉल एक्स की जगह पर स्मॉल एक्स ही रहेगा, स्मॉल एक्स की जगह पर स्मॉल एक्स ही रहेगा। कैपिटल वाई की वैल्यू देखो कितनी है, कैपिटल वाई की है P1 प्लस एल प्लस कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है P1 प्लस एल, ठीक है, और स्मॉल वाई की जगह पर स्मॉल वाई ही रहेगा, और नीचे कैपिटल जेड आना चाहिए। तो कैपिटल जेड की वैल्यू देखो कितनी है, कैपिटल जेड की वैल्यू है P1 प्लस एन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, इसके अंदर नोटिस करो कि तीनों पोर्शंस में से सब में से P कॉमन आ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। तो मैं तीनों में से P कॉमन कैंसिल कर सकती हूँ, बाहर कॉमन लेके ऊपर में अगर P कॉमन ले लूंगी तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, देखो ऊपर सब में से P कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास बचेगा बीटा एन माइनस गामा एन माइनस वाई 1 प्लस एन प्लस जेड 1 प्लस एम, ठीक है। और नीचे
पी से पी से कैंसिल होगा, सिर्फ 1 प्लस एल बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से इस सब में से मैं ऊपर में पी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ बचेगा गामा एल माइनस अल्फा एम माइनस जेड 1 प्लस एल प्लस एक्स 1 प्लस एल। ठीक है, और नीचे देखो क्या बचेगा, नीचे सिर्फ 1 प्लस एम बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पोर्शन के अंदर भी ऊपर नीचे सब में से क्या आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा एम माइनस बीटा एल माइनस एक्स 1 प्लस एम प्लस 1 प्लस एल वाई। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस एल। ठीक है, तो देखो मैंने सब में से पी कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है। तो अब यहाँ से वो बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन मिली है हमें इसका आगे और सोल्यूशन नहीं है, तो हम बोलेंगे कि यही क्या है, यहाँ पे लिख देंगे अभीष्ट समीकरण ही केंद्रीय अक्ष की समीकरण है। तो अभीष्ट समीकरण ही केंद्रीय अक्ष की समीकरण है। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, आपकी बुक्स में मिल जाएंगे किस तरीके से मैंने सारा करवाया है। अब इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बाकी इसके बहुत ईजी है। स्टार्ट के अंदर अगर बिंदु और वो दिकोजाएं फिक्स कर लेते हो ना, तो फिर आपको ये चीजें वैल्यू तो पुट करनी है केंद्रीय अक्ष की इक्वेशन के अंदर। अगर आपको स्टार्ट के अंदर दिकोजाएं या पॉइंट्स ही गलत मान रहे हो, फिर तो आपका आंसर गलत ही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर निर्देशीय अक्ष गिवन हो तो बिंदु आपको मूल बिंदु मानने हैं, पर या फिर अगर नहीं दिए हुए कुछ भी निर्देशीय अक्ष नहीं है कुछ और है, तो उसके लिए आपको निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष बिंदु गिवन होंगे, तो आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 और वो सब आपको क्वेश्चन के हिसाब से माने जो क्वेश्चन में गिवन होंगे, बिंदु देके लिख के देके देगा वो। ठीक है, अगर नहीं दे रहा और निर्देशीय अक्ष लिखा हुआ है तब आपको 0 0 0 मानने हैं, और उसके लिए दिकोजाएं आपको पता ही होती है क्या होती है। ठीक है, और OX के अंदर बिंदु दे रखी है, दिकोजाएं नहीं दे रखी, तो दिकोजाएं आपको पता है OX के अंदर दिकोजाएं 1 0 0 होती हैं, Y के लिए 0 1 0 होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दिकोजाएं माननी है, उनको नाम दे देने हैं L1 M1 N1 L2 M2 और N2 करके। ठीक है, तो वैल्यू दे देनी है, उसके बाद केंद्रीय अक्ष की समीकरण। तो अब देखो सारी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से मेरे पास आंसर मिला है। अभी आगे क्वेश्चन हम और करेंगे जिसके अंदर रेंज और पिच वगैरह पूछी जाती है, तो उसको मैं और अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन करवाने को कोई मतलब नहीं है, सारे सेम ही है, एज इट इज ही करने, कुछ अलग है ही नहीं। बस एक क्वेश्चन है जिसमें पिच वगैरह रेंज वगैरह पूछी जाती है, जिसमें बिंदु गिवन होंगे हमें, तो वो क्वेश्चन मैं एक और करवा दूंगी, फिर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सेंटेंस की क्वेश्चन ही पूछी जाती है। ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।